बराए मेहरबानी उर्दू ऑडियो नावल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नई वीडियो के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। पेश खिदमत है मायानाज मुसन्निफ़ शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ तहलका खेज़ नावल जांगलूस, एपिसोड 4। इस मौके से भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था। उसे सबसे बढ़कर दुख इस बात का था कि जिस ज़िंदगी के उसने कभी सुहाने ख्वाब देखे थे वो खुद चल कर उसके घर आई थी, मगर वो दरवाजे के पट खोल कर उसका खैर मकदम नहीं कर सकता था। लाली को खामोश और गुमसुम देखकर फैज़ मोहम्मद ने कहा, बरखुरदार, जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम इनकार कर दोगे तो मैं यही समझूंगा कि मुझी में कोई खामी होगी। तुम्हें मैं अच्छा समझता हूँ, हमेशा समझता रहूँगा। उसने गहरी सांस भरी। मुझे जो हुक्म मिला उसकी तामील में सर झुका दिया। अपनी पगड़ी तुम्हारे सामने डाल दी। बेटी बाप की इज्जत ही होती है। उसकी आवाज़ गुलगीर हो गई। ऐसा महसूस होता था कि उसकी आंखों के पैमाने छलक उठेंगे। लाली तड़प उठा। उसका जी चाहा कि झुककर उसके पैर पकड़ ले और उसे अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दे। वो बेकरार होकर खड़ा हो गया। फैज़ मोहम्मद दिल गिरफ्ता होकर बोला, मालूम होता है मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरी। लाली की ज़बान से बेसाख्ता निकल गया, हरगिज़ नहीं, जो आपका फ़ैसला वही मेरा फ़ैसला है जी। वो तड़प कर उठा और लाली को गले से लगा लिया। चंद लम्हे तक वो लाली को गले से लगाए खामोश खड़ा रहा। लाली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रो रहा है। उसके जिस्म की हरारत में बाप के प्यार का लाड था। उसने शफ़क़त से लाली के सर पर हाथ फेरा, उसकी पेशानी चूमी। तुमने मेरी लाज रख ली, मुझे हुक्म अदूली के अज़ाब से बचा लिया। लाली सर झुकाए निहायत सआदतमंदी से खड़ा रहा। फैज़ मोहम्मद ने लम्हा भर खामोश रहकर कहा, नेक काम में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। किसी धूमधाम की ज़रूरत नहीं, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। वजीफ़े से फ़ारिग होते ही मस्जिद के मुल्ला जी के पास जाऊँगा। नमाजियों में गवाह और वकील भी मिल जाएंगे। फजर की नमाज के बाद निकाह हो जाएगा। मुझे यही बशारत हुई थी। वो लाली के पास ज़्यादा देर नहीं ठहरा। वजीफ़े का वक्त हो चुका था। वो घर के अंदर चला गया। लाली बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसने फैज़ मोहम्मद का दिल रखने के लिए हामी तो भर ली थी, मगर उसे निभा नहीं सकता था। अब वो जल्द से जल्द इस घर से दूर चला जाना चाहता था। रात को लाली से खाना भी न खाया गया। 2-4 लुक़मों के बाद हाथ खींच लिया। वो पलंग पर खामोश बैठा रहा और बार बार घड़ी देखता रहा। उसे तारीक रात और गली कूचे सुनसान हो जाने का इंतज़ार था। कोई 10 बजे का अमल होगा। लाली ने बाहर जाने का इरादा किया। ऐन उस वक्त घर के अंदर वाले दरवाजे का एक पट आहिस्ता से चरचराता हुआ खुला। लाली ने चौंक कर उस तरफ देखा। धुंधली रोशनी में एक साया लहराया। कोई दरवाजे की ओट में दुबका खड़ा था। लाली हैरान और परेशान बैठा उस जानिब देखता रहा। ज़रा देर बाद एक नौजवान लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में दाखिल हुई और सर झुकाकर लाली के सामने खड़ी हो गई। वो अपना बदन सफ़ेद चादर से छुपाए हुई थी, सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा था। खुलता हुआ चंपई रंग, सुबक नक्शनिगार, उभरी हुई स्याह आँखें। वो अच्छी खुशशक्ल लड़की थी। लाली ने अटकल से उसे पहचानने की कोशिश की। तुम ताहिरा तो नहीं हो? हाँ, मैं ताहिरा हूँ, मास्टर जी की बेटी। तुम इतनी रात के यहाँ किस लिए आई हो? इस दफ़ा ताहिरा ने गर्दन उठाकर लाली को देखा, तीवरी पर बल डाला और एकदम फट पड़ी। ये कहने आई हूँ कि तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। लाली सटपटा के रह गया। हैरान होकर पूछा, क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ शादी वादी का ढोंग रचाना नहीं चाहती। वो वैसे ही तीखे लहजे में बोली, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सूरत से उजड़ और लोफर लगते हो। उसने गुस्से से लाली को घूरा। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। लाली ने परेशान होकर कहा, धीरे बोलो, मास्टर जी आ जाएंगे।
आ जाने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, न तुम्हारी न अब्बा जी की। मैं किसी से डरती नहीं। सुना तुमने? लाली जल कर बोला। मुझे सुनाने क्यों आई हो? जाओ जाकर अपने अब्बा जी को सुनाओ। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। ताहिरा ने तीखी नज़रों से लाली को देखा। मैं तुमसे बात करनी आई हूँ, ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। ना करो। मैंने तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़े, पैरों पर पगड़ी नहीं डाली, ना कभी तुम्हें रास्ते में छेड़ा, ना आँख मारी, न सीने पर हाथ रख कर कहा, वे सोनियो हम तो कत्ल हो गए। मैंने तो अरे अरे, ताहिरा उसकी बात काटकर हैरत से बोली, तुम तो बिल्कुल लफंगे हो। वो एक बार फिर धाड़ने लगी। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? जाओ, अभी चले जाओ। में वो ताहिरा को भोली भाली शर्मीली दोशीज़ा समझा था। इसके वहम गुमान में भी ना था कि वो इस कदर तेज़ और तर्रार होगी। मगर जब वो अपनी तमाम तर तेज़ी और तर्रारी के साथ खुलकर सामने आ गई तो लाली ने दिल ही दिल में कहा, छोरी तो ज़ोरदार है। अब उसे ताहिरा को छेड़ने में मज़ा आने लगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। यह कहकर वो टांगे पिसार कर बिस्तर पर लेट गया। ताहिरा को मुखातिब करके बोला, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, आराम से गलबात करो। वो उसी तरह खफगी से बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुमसे साफ साफ ये कहने आई हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो। चंद लम्हे रुककर उसने कहा, ज़रा अपनी शक्ल तो देखो, कैसी ख़तरनाक गुंडों की सी मूँछें हैं। ओह! ताहिरा ने हकारत से मुंह बिगाड़ा। मगर लाली बिल्कुल नाराज़ न हुआ। मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, कल सुबह मुंडवा दूंगा। तुम चाहो तो उस तरह लाकर अभी मूंड दो। ले आओ इसी बात पर इस तरह। ताहिरा ने गुस्से से गर्दन हिलाई। कोया मूछे मुंडवा कर तुम गुलफाम बन जाओगे और मैं तुम्हें अपना सरताज बना लूँगी? चुगत, अहमक कहीं का। निकालो निकालो, जितनी चाहे गाला निकालो। कल सुबह के बाद तुमसे पूछूंगा। क्या करोगे तुम? लाली उठकर पलंग पर बैठ गया। गर्दन ज़रा सी अकड़ा कर नखवत से बोला, कल सुबह मैं तुम्हारा खसम बन जाऊंगा। खसम? वो तिलमिला के बोली, तुम गुंडे हो, बिल्कुल थर्ड क्लास गुंडे। लाली ने मुतलिक नागवारी जाहिर नहीं की। कमीज़ की आस्तीन चढ़ाई और ताहिरा को अपने बाजू की मछलियाँ दिखाते हुए बोला, ये देख रही हो? नज़दीक आ जाओ, छू कर देखो। देख रही हूँ। तुम दूर ही से अच्छे खासे मुश्तंडे नज़र आते हो। मैं तुम्हें अपने बाजू इसलिए दिखा रहा हूँ, लाली ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा। कल सुबह के बाद तुमने कुड़कुड़ की तो समझ लेना, एक चपेड़ इधर से लगाऊंगा, दूसरी उधर से। लाली ने हाथ घुमा घुमा कर खबरदार किया। ऊपर से एक ठुड्डा भी लगाऊंगा, वो जाओगी दूर तक गेंद की तरह लुढ़कती हुई, सारी कुड़कुड़ निकल जाएगी। क्या कहा? तुम मुझे मारोगे? उसने कहरालूद नज़रों से लाली को देखा। वहशी दरिंदे, बेगैरत, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आएगी? तुम तो बिल्कुल जंगली हो। लाली ने मसालहत करने के अंदाज में कहा, चलो नहीं मारूंगा, अब तो गुस्सा थूक दो। जो तुम कहोगी वही करूंगा। मूछें भी मुड़वा दूंगा, एकदम सफा चक। बाल भी नए स्टाइल के बनाऊंगा। कमीज और पतलून तो पहले ही पहने बैठा हूँ। बोलो, अब तो मेरी घरवाली बनना मंजूर कर लोगी? ताहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया, थकी हुई सी कुर्सी पर बैठ गई। इस दफ़ा उसने नहायत संजीदगी से पूछा, क्या वाकई तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी? समझना क्या, 16 आने पक्की गल है। ताहिरा कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर दफातन उठकर खड़ी हो गई। अच्छा तो फिर ये भी सुन लो, बल्कि अपनी आंखों से देख भी लो। उसने अपने बदन से चादर उतार कर मेज़ पर रख दी और निहायत बेबाकी से अपना फूला हुआ पेट दिखा कर बोली, ये किसी की अमानत है और जिसकी ये अमानत है मैं उसी की अमानत हूँ। लाली भौंचका रह गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने संभल कर आहिस्ता से पूछा, किसका है? किसी का भी है, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। लाली ने डपट कर पूछा, ज़्यादा कुड़कुड़ न कर, साफ साफ बताओ। चलो ये भी सुन लो। वह आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी, मैं लाहौर में अपनी खाला के पास रहती थी, वहाँ कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के एक प्रोफेसर मुझे घर पर भी पढ़ाते थे। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई, वो भी मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करने लगे। ये कहते कहते वो यादों के सहारे बहुत दूर निकल गई। एक लम्हे की जुदाई भी बर्दाश्त ना होती।
घर और कॉलेज के बाहर भी हम छुप छुप कर मिलते कभी। लाली बात काट कर बोला। शालीमार बाग और लॉरेंस गार्डन में उसके साथ ठुमक ठुमक कर गाने भी गाती होगी। वो लम्हे पल के लिए रुका। ये तो फिल्मी बातें हुई, आगे बताओ। आगे जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने है, इसे भी देख लिया, और आगे बताओ। प्रोफेसर की एक बीवी पहले से मौजूद है, एक बच्चा भी है, मगर मुझे इसकी दूसरी बीवी बनना मंजूर है। मैं उसकी मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन अब्बा जी तैयार नहीं हैं। वो मेरी तालीम अधूरी छुड़वा कर मुझे घर ले आए। अब तुम्हारे सर मुड़ना चाहते हैं मुझे, ताकि उनकी बदनामी ना हो। लाली कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा, फिर बोला, मैं तो जी तुमसे यही कहूँगा, तुम्हें भी चाहिए कि मास्टर जी की बदनामी ना हो। वो बहुत भले चंगे बंदे हैं, फरिश्ते हैं फरिश्ते। इतने नेक और भले मानस के जी चाहता है उनके पैर धो कर पीऊँ। लाली ने दिल की बात साफ साफ कह दी। ताहिरा के चेहरे पर चंद लम्हों के लिए गम का साया फैल गया। इसमें हया भी थी और दबा दबा कर्ब भी था। वो ज़रा देर तक उसी आलम में बैठी रही, मगर जल्द ही गम का साया आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से हट गया। गुस्से और नफ़रत की कड़ी धूप छा गई। तुम निरे चौध हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं अब्बा जी को अच्छी तरह जानती हूँ। न वो फरिश्ते हैं, न इतने भले मानस जितना तुम उन्हें समझ रहे हो। ताहिरा ने कदर तामुल किया। वो एक नंबर फ्रॉड हैं। पहले तो उन्होंने 420 करके बोगस क्लेम मंजूर कराया। प्राइमरी स्कूल के मामूली मास्टर से बड़े ज़मींदार बन गए। फिर गल्ले की आड़त का कारोबार शुरू कर दिया। उसने लाली को नज़र भर कर देखा। सुन रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, कहती जाओ। अच्छा तो अब ये भी सुन लो, आड़त का तो सिर्फ बहाना है। वो स्मगलिंग करते हैं, इधर से कनक और चीनी सरहद पार भेजते हैं, उधर से हिंदुओं की बीमार और बूढ़ी गायें भैंस लाते हैं। कसाईयों के हाथ बेचकर उनका सड़ियल गोश्त लोगों को खिलाते हैं। दिन भर स्मगलिंग का धंधा करते हैं, रात को वजीफ़े पढ़ पढ़ कर अपने गुनाह बख्शवाते हैं। ताहिरा का लहजा और तल्ख हो गया। सुन लिया तुमने वो कितने नेक और फरिश्ता हैं? लाली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कलाबाजी खा गया हो। उसे दुख भी हुआ, हैरत भी हुई, मगर ताहिरा उसके ज़हनी खलफिशार से बेनियाज बोलती रही। अब तुम्हें यह भी बता दूं कि वो तुम्हें अपने स्मगलिंग के धंधे में एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ताकि रेंजर्स और बॉर्डर पुलिस के साथ गोली तुम ही जेल जाओ। मगर ये सिलसिला भी चंद ही महीने चलेगा। मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद वो किसी मुकदमे में फंसवा कर तुमसे फारखती लिखवा लेंगे और मेरा ब्याह अपने भतीजे से कर देंगे। वो बदसूरत है और एक टांग से लंगड़ा भी, मगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जायदाद का इकलौता वारिस है। अपनी ये स्कीम वो आज ही शाम माँ जी को बता चुके हैं। उसने नज़रें नीची करके आहिस्ता से कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया, अब बताओ, क्या तुम ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जिसके पेट में किसी और का बच्चा है? कितने दिन का है? लाली ने उसके फूले हुए पेट की जानिब देख कर कहा, मुझे नहीं मालूम, 6-7 महीने से तो कम का नहीं लगता। शायद, ताहिरा ने मुख्तसर जवाब दिया। लाली मुस्कुरा कर बेनियाजी से बोला, सिर्फ 3 महीने की तो बात है, फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ताहिरा ने लाली को खूंखार नज़रों से देखा और नफ़रत से मुंह बिगाड़ कर बोली, तुम अजीब बेगैरत इंसान हो, तुम ऐसा बच्चा कबूल कर लोगे? कर लूँगा, ज़रूर कर लूँगा, हर्ज ही क्या है जी। वो नहायत ढटाई से मुस्कुराता रहा। वैसे सच पूछो तो ये मेरा मामला है भी नहीं। औलाद के बारे में सिर्फ माँ बता सकती है कि उसका प्यो कौन है। मैं किसका पुत्र हूँ, ये बात मेरी माँ बता सकती थी। तुम किसकी धी हो, ये बात भी मास्टर जी नहीं, तुम्हारी माँ बता सकती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ताहिरा ने ज़िच होकर कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो ठीक ही कह रहे होगे। वो निढाल होकर फिर कुर्सी पर बैठ गई। लाली भी खामोश रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। अब लाली को वहाँ से चला जाना चाहिए था। उसने ताहिरा को फिर छेड़ा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर जाओ, वटना मलो, खुशबू लगाओ, रेशमी पटांगल पहनो, सुर्ख झुम्मी ओढ़ो, सिंगार करो, सवेरे सवेरे सामने ऐसे ना आना, वोटी बन के आना। मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, घंट झुकाई दूंगा। ताहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया, सर झुकाए गुमसुम बैठी रही। फिर उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसने लाली के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। कहो तो तुम्हारे पैरों पर सर रख दूँ। खुदा के लिए मेरे साथ शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। अपने अब्बा जी से क्यों नहीं कहती? ब्याह तो उन्होंने ही तय किया है। कह चुकी हूँ,
उनसे बार बार कह चुकी हूँ, उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। माँ जी को भी ये रिश्ता पसंद नहीं। जब से सुना है बेचारी बेटी ज़ारों का हैं। ताहिरा तेज़ी से बोलते बोलते अचानक धीमी पड़ गई। उसने लाली का चेहरा गौर से देखा और गमज़दा होकर बोली, तुम इतने संगदिल क्यों हो? तुम मुझसे शादी करने पर क्यों तुले हुए हो? तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी नहीं है? हरगिज़ नहीं। लाली ने इनकार में गर्दन हिला दी। सीधी सीधी मामले की बात यह है कि अब तो मैं मास्टर जी से अपना टैक्स वसूल करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे 420 जो की है। ताहिरा चौंक पड़ी। उसने कोई बात नहीं की। झट अपने कानों से सोने के झुमके उतारे, हाथों के कंगन उतारे और उन्हें लाली की तरफ बढ़ाकर बोली, लो ये ले लो, ये तुम्हारा टैक्स है, अब यहाँ से चले जाओ। लाली ने हाथ नहीं बढ़ाया। ताहिरा तिलमिला कर बोली, कसम खाकर कहती हूँ जहर खा लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी, मगर तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। जेवर पहन लो, जहर खाने और ख़ुदकुशी करने की ज़रूरत। लाली ने इस्तीफ़ा नहायत संजीदगी से कहा, मैं यहाँ से अभी चला जाऊँगा, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है तुम्हारी? ताहिरा के चेहरे पर खुशी से फूल खिल उठे। मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बूढ़ी मज की ज़रूरत है। वो पक्का 18 सेर दूध देती है और तुम्हारे पेट में। ताहिरा बात काट कर बोली, एक नहीं तुम 2 ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जाओ, जाकर निकाल लाओ दोनों को और यहाँ से चले जाओ। मैं सिर्फ बूढ़ी मज लूँगा, मगर उसे लेने मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ राखा मौजूद है, तुम खुद जाओगी और मज लेकर आ जाओ। मगर वो मुझे भी नहीं ले जाने देगा, मैं उससे कहूँगी क्या? लाली अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ये मैं नहीं जानता। मज निकाल कर तुम ही लाओगी और मेरे साथ साथ पिंड के आखिरी सिरे तक जाओगी। बोलो क्या कहती हो? अगर ये काम कर सकती हो तो जल्दी करो, नहीं तो अंदर जाओ, मुझे सोने दो। सुबह निकाह के बाद तुमसे मिलूँगा। ताहिरा का दमकता हुआ चेहरा एक बार फिर सूना पड़ गया। तुम ये तो सोचो, मैं उसे कैसे निकाल कर ला सकती हूँ? वो गिड़गिड़ाने लगी। खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? लाली ने उसका परेशान चेहरा देखा और खुलकर मुस्कुराया। तुम मुझे बेवकूफ़, अहमक, चुगत, जंगली और न जाने क्या क्या कह चुकी हो, पर तुमने ये भी ना सोचा खुद तुम्हारे पास कितनी समझ है। अगर तुम्हारे पास समझ बूझ होती तो यूँ खुब्बन मज की तरह पेट फुलाए न बैठी होती। उसने कुछ तामुल किया, हकारत से मुंह बिगाड़ कर बोला, मास्टर जी वजीफ़े पढ़ते हैं, बेटी इशक लड़ाती है और मैं बेवकूफ़, अहमक और जंगली हूँ। ताहिरा खामोश बैठी उसकी जली कुटी सुनती रही। लाली उसे मुखातिब करके बोला, इस तरह यहाँ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ये बताओ, आसपास के किसी पिंड में तुम्हारा कोई शरीका, कोई रिश्तेदार, मामा, चाचा, मौसा, ताऊ, कोई ना कोई तो होगा? ताहिरा ने झट जवाब दिया, मामू हैं, 6 मील उधर एक चक में रहते हैं, मगर वो हमारे घर कम आते हैं, सगे मामू नहीं हैं। सगे सौतेले की छोड़ो, भेजे से काम लो, भेजे से। माँ जी तो तुम्हारी ही तरफदार है ना? बिल्कुल हैं, उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो बस तुम सीधी उनके पास जाओ, उनसे कहो कि वो राखे को मामा को बुलाने भेज दें। वो उधर जाए और उधर तुम दूरी मज निकाल कर लाओ। बन गया दोनों का काम। ताहिरा ने खुश होकर गर्दन हिलाई। ये तरकीब ठीक रहेगी। उसने मौज में आकर चुटकी बजाई। बिल्कुल ठीक है, खाली पीली ठीक कहने से काम नहीं चलेगा। जाओ और बुरी मज लेकर फटाफट आ जाओ। ताहिरा जाने के लिए खड़ी हो गई। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। लाली ने उसे टोका, और देखो मास्टर जी की एक कमीज़, पगड़ी और एक धोती भी लेते आना, एक डांग भी लाना। वो किस लिए? जैसा कहता हूँ वैसा करो, बीच में टांग ना अड़ाओ। मैं जैसे ही नहीं ले जाऊँगा, इसके साथ चाकर या गोजर बनकर जाऊँगा। आया भेजे में। और हाँ देखो, जाते ही मास्टर जी के हुजरे की जंजीर बाहर से चढ़ाकर उसमें चुपके से ताला डाल देना। हर काम चौकस होना चाहिए। ताहिरा चली गई। लाली बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट बाद ताहिरा वापस आई। मुस्कुराते हुए बोली, रखवाला चला गया, कम बखत बड़ी मुश्किल से गया। जब मैंने और माँ जी ने नौकरी से निकाल देने की धमकी दी तब गया। उसने बगल में दबे हुए कपड़े लाली को दे दिए। एक लाठी भी लाई थी, वो भी दे दी। लाली ने सारी चीज़ें लेकर कहा, अब अंदर जाकर थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, इतनी देर में राखा पिंड से दूर चला जाएगा। जल्दी ना करना, वरना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ गई? अब तुम जाओ। ताहिरा के जाते ही लाली ने झटपट कपड़े तब्दील किए, अपनी पतलून और कमीज़ तय करके बगल में दबा ली,
फिर कुछ सोचकर उसने वो जूती भी कपड़ों के अंदर रख ली जो मास्टर जी ने आम इस्तेमाल के लिए दी थी। लाली ने घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। ताहिरा दोबारा कमरे में आई। उसने लाली को देखा और हैरत से बोली, अरे तुम तो बिल्कुल पेंडू लग रहे हो। उसने लाली को 200 रुपये के नोट दिए। लो ये रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। लाली ने रुपए लेकर धोती के डब में रख लिए। ताहिरा ने ज़रा देर खामोश रहकर चादर के अंदर से चमड़े की 4 गोल गोल थैलियाँ निकाल कर लाली को दे दी। ये खुस्से हैं, माजी ने कहा है उन्हें मज के चारों खुरों में पहना देना ताकि खोजी मज का सुराग लगाने निकलें तो खुरों के निशान पहचान न सकें। समझ गए? बिल्कुल समझ गया। लाली ने किसी कदर हैरत से पूछा, अपने मास्टर जी रस्सागिरी का धंधा भी करते हैं? ताहिरा ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। भूरी सामने दरख्तों के नीचे खड़ी है, उसे ले जाओ। लाली अड़ गया, नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वो आगे बढ़ा। उसने बरामदे में खुलने वाला दरवाज़ा खोला और ताहिरा को मुखातिब किया, चलो आगे बढ़ो, जो तय हुआ है वही होगा। उसका लहजा तल्ख हो गया, तुम्हें भगा कर नहीं ले जाऊंगा, ऐसा इरादा होता तो यहाँ से जाता ही क्यों? ताहिरा ने घबरा कर दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजे की ओट में उसकी माँ खड़ी थी। लाली ने ताहिरा को खामोश पाकर कहा, खामखा कर नखरा न करो, आगे बढ़ो, मेरा मुंह क्या तक रही हो? ताहिरा झिझकती हुई आगे बढ़ी और लाली के साथ बैठक से बाहर निकली। भैंस दरख्तों के नीचे खड़ी थी। लाली ने उसे दूर ही से पहचान लिया, वो भूरी भैंस थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता भैंस के चारों खुरों में चमड़े के खुस्से चढ़ा दिए, रस्सी खोली और भैंस को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे तुत तुत की आवाज़ निकाली। भैंस आगे बढ़ी। लाली उसकी रस्सी पकड़कर चलने लगा। ताहिरा भी उसके साथ साथ थी। उसने अपना बदन चादर से छुपा रखा था। आसमान पर गहरा गुबार छाया था। चांदनी धुंधली और मैली मैली थी। ताहिरा बहुत खौफजदा मालूम हो रही थी। वो सहमी सहमी नज़रों से इधर उधर देखती हुई चल रही थी। हर आहट पर कांप उठती। किसी करीब की गली में कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर ताहिरा ऐसी बदहवास हुई कि गिरते गिरते बची। लाली ने झट बाजू पकड़कर उसे संभाल लिया और जहाँ था वहीं ठहर गया। दोनों घर से लगभग 100 कदम के फासले पर थे और एक दरख्त के नीचे अंधेरे में खड़े थे। ताहिरा आहिस्ता आहिस्ता हाँप रही थी। लाली को उस पर तरस आ गया। तुम वापस चली जाओ। ज़बान की तुम जितनी फरौट हो इतनी ही बुज़दिल और डरपोक हो। बिल्कुल छुचुंदर की तरह आहट हुई और चिरचिर करती भागी। ताहिरा ने उसकी बातों का बिल्कुल बुरा ना माना। मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत नेक बंदे हो। लाली ने उसकी जानिब ज़रा झुककर धीरे से सरगोशी की। मैं बिल्कुल नेक बंदा नहीं हूँ। हाँ, तुम बहुत नेक और चंगी हो। न शादी हुई न ब्याह, और दहेज में मेरे लिए ये मज ले आई और 200 रुपये भी। ताहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो लाली ने उसे टोका और उसके पेट की तरफ इशारा करके बोला, अपने बच्चे का नाम लाली रखना। लाली? वो हैरत से बोली, ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम भी लाली है। मैं भी अपनी माँ के पेट में बिल्कुल इसी तरह आया था। मालूम नहीं मेरा प्यो कौन है। मेरी माँ के ब्याह के बाद जो मेरा प्यो बना वो मुझे हमेशा हरामदा कहता था। माँ को गाला निकालता और घर से मार मार कर बाहर कर देता। मुझे इससे मिलने न देता। वो एक लम्हे को रुका। मेरे साथ तुम्हारा ब्याह हो जाता तो मैं तुम्हारे बच्चे को कभी हरामदा न कहता, तुम्हें मार कर कभी घर से न निकालता, पर मेरे हाथ में तो ब्याह की लकीर ही नहीं है। ताहिरा ने नज़र भर कर लाली को देखा और वापस जाने का इरादा बदल दिया। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हें गांव के नुक्कड़ पर जाकर रुखसत करूँगी। लाली ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी जल्दी जल्दी फैसले न बदला करो। एक गड्ढे से निकलोगी तो दूसरे में गिर जाओगी। मान रात के सन्नाटे में आहट उभरी। लाली ने हौले से ताहिरा को धक्का दिया। जाओ, कोई आ रहा है। ताहिरा तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने घर की जानिब चली गई। लाली आगे बढ़ गया। लाली जहांगीरा में दाखिल होकर शादा के घर पर पहुंचा तो रात ढल रही थी। उसने भैंस घर के दरवाजे के नज़दीक एक दरख्त से बांधी और दीवार फांद कर आंगन में आहिस्ता से उतर गया। शादा आंगन में सो रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। लाली ने करीब जाकर धीरे से शादा का कंधा झंझोड़ा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए बोली, वे लाली तू बिल्कुल जट लग रहा है। मैं तो डर गई थी, कौन आ गया? डर मत, मैं तुझे अगवा करने नहीं आया। ये बता तेरी बूरी का क्या बना? मर गई।
मलिक ने उसे मार डाला। वो दिल गिरफ्तार होकर बोली। ज़रा देर खामोश रही, फिर शोले की तरह भड़क उठी। मैं मलिक का खून पी लूँगी, उसकी बोटियाँ चबा डालूँगी। वो मलिक ने नहीं, मैंने मारा। ले मेरी बोटियाँ नोच कर चबा। लाली तू यहाँ से चला जा, मुझे कुछ चंगा नहीं लगता। शादा ने ठंडी सांस भरी। तैनू पता है मैंने बूरी के कारण बाले का गला काट डाला। लाली ने झट उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ताजी तो कमरे में नहीं है? नहीं, वो आज सवेरे मुझसे लड़ झगड़ कर अपने घर चली गई। लाली ने शादा का हाथ पकड़कर घसीटा। मेरे साथ आ। शादा हाथ छुड़ाते हुए बेजारी से बोली। लाली मुझे तंग ना कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा जी करता है अपना गोश्त नोच डालूं। इनकार के बावजूद लाली से खींचता हुआ आंगन के दूसरे सिरे पर ले गया, मगर जब वो दरवाजे की जानिब बढ़ा तो शादा ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। आंखें निकाल कर बोली, क्या चाहता है? मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। पागल न बन, तेरी मर्जी के बिना तुझे कोई अपने संग नहीं ले जा सकता। ये बात तो तू भी जानती है, फिर क्यों डरती है? लाली ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजे तक तो आजा, ये तो तेरे ही घर की दलीज है। शादा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक चली गई। लाली ने दरवाज़ा खोला, बाहर गया और भैंस के साथ घर में दाखिल हुआ। शादा हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, हाय, ये मज तू कहाँ से ले आया? लाली ने दरवाज़ा बंद किया। ठीक तरह देख ले, बूरी है और धरली भी है। पक्का 18 सेर दूध देती है। नीली बार ही की खोली है। अब तो हंस दे, तेरी बूरी वापस आ गई। शादा ने भैंस की गर्दन और पीठ पर हाथ फेरा। लगती तो वैसी ही है। फिर उसकी तूतनी सुलाते हुए बोली, 18 ही सेर दूध देती है ना? बैठ जा थनों के नीचे, दोह कर देख ले। इस वक्त तेरा मगज तो नहीं चल गया? ये बता कहाँ से लाया? उसकी नज़र भैंस के खुरों पर पड़ी। चोरी करके तो नहीं लाया? उसके खुरे में खुस्से क्यों पड़े हैं? इसलिए कि खोजी उसका खुराना निकाल सके। वो निहायत ढटाई से बोला, वैसे ये मज मुझे दहेज में मिली है, घरवाली तो नहीं मिली, उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक ठीक बता, मैंने कभी तुझसे झूठ बोला है? लाली ने मुस्कुरा कर बताया। उसे ना लाता तो घरवाली गले पड़ जाती। थी तो ऐसी सोनी, तुझे क्या बताऊं। लाहौर के कॉलेज में पढ़ती है, फरो घब्बन मज है, इसके पेट में बच्चा है। तेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो बेजारी से बोली, साफ साफ बात कर, आराम से बैठकर तुझे सब कुछ बता दूंगा। पहले ये बता, उस रोज़ मेरे जाने के बाद क्या हुआ? तेरे जाते ही मलिक अपने परिंदों को लेकर आ गया। मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर अपनी हवेली में ले गया। बहुत लाल पीला हुआ, बहुत नाराज़ हुआ, मारने को बार बार उठा। मुझे धमकी दी कि किसी से न कहूँ कि बूरी उसकी गोली लगने से मर गई। पर पिंड में ये बात सबको मालूम है। वो अपनी बात कहते कहते दम भर को रुकी। बूरी को उसके कम्मी और करिंदे उसी वक्त रेड़े में डाल कर ले गए। कसाई को दे दिया होगा, दूर किसी गड़े शड़े में डाल दिया होगा। उसने गहरी सांस भरी। मलिक 100 रुपये देता था, मैंने नहीं लिए, खाली हाथ चली आई। ठीक ही किया। उसने पुलिस तो नहीं बुलाई? नहीं। बूरी के मरने के बाद डर गया, पर अपनी बंदूक के बारे में बार बार पूछता था। तूने उसका क्या किया? उधर पुड़ेली की एक झाड़ी में फेंक दी। लाली बेनियाजी से बोली, अब तू ये सोच, कल सब पूछेंगे ये मज कहाँ से आई, तो क्या कहेगी? हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बता क्या कहूँ? तेरा कसम कह देगा ये मज उसने तुझे दी है? कह देगा, ज़रूर कह देगा। जो कहूँगी वही कह देगा। वो तुझे इतना प्यार करता है तब भी उसके पास नहीं जाती? इससे इतना खार क्यों खाती है? तैनू पता नहीं, मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। वो ख्यालों में खो गई। ज़रा देर खामोश रहकर बोली, मेरी माँ मर गई थी, सौतेली माँ थी। वो मुझे बहुत तंग करती थी, मारती थी, खाने को नहीं देती थी, नंगी नंगी गाला निकालती थी। मैं छोटी सी थी तो उसने खैरदीन से मेरा ब्याह कर दिया। मेरे घर वाले का नाम खैरदीन है। तूने उसे नहीं देखा, बिल्कुल अधगड़ है। आधे से ज़्यादा तो उसकी दाढ़ी और सर के बाल चिट्टे हैं। हाय, ऐसी बुरी शक्ल है उसकी, तुझे क्या बताऊं। ये लम्बा मुंह और बाहर निकले हुए ये लम्बे लम्बे दांत, बिल्कुल दंदलू है। गुस्सा तो उसे आता ही नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कोई आंख दिखाए तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सब कहते हैं, हाय खैरदीन कितना नेक बंदा है, कितना भला है, फरिश्ता है फरिश्ता। शादा ही बुरी है। वो गुस्से से एकदम बिफर गई। ऐसा ही भला है तो उस फरिश्ते से अपनी धी, अपनी बहन क्यों नहीं ब्याह दी?
शादा क्यों उसके गले में ढोल बनाकर डाल दी? माँ ने चुपके से 300 रुपये जो लिए थे, हाय कितने सस्ते दामों बेच दिया मुझे। वो न जाने और क्या क्या कहती, मगर लाली ने उसे रोक दिया। अपनी ही कही जाएगी और दूसरे की भी सुनेगी। क्या कहता है? मेरा कहा मान, कल सवेरे ही सवेरे अपने खसम के पास चली जा। हो सके तो उसे और बच्चों को चंद रोज के लिए यहाँ ले आ। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। शादा ने साफ इनकार कर दिया। एक बार उसके घर से चली आई, अब उसकी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। इसने पहले भी बहुत मिन्नतें की पर मैं नहीं गई, अब कैसे जा सकती हूँ? ना जा, लाली जल कर बोला। पकड़ी जाएगी। तो क्या सचमुच मत चोरी की है? प्यो की तरफ से चोरी की है, माँ और धी की तरफ से दहेज में मिली है। ये 200 रुपये भी मिले हैं। लाली ने दोठी के डब से रुपए निकाले और शादा को देकर बोला, ले ये रख ले। मान ले पुलिस कोई चक्कर शक्कर चलाए तो कुछ दे दिलाकर मामला दबा देना। और देख, कल ज़रूर खैरदीन के पास जाना। दांदलू तुझे अपने लम्बे लम्बे दांतों से काट तो नहीं खाएगा? वैसे भी तुझे बरसों काटता रहा है, चंद रोज और काट लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? लाली ने उसे नर्म लहजे में समझाया। जिद न कर, मेरा कहा मान, वरना घर आई मजबी हाथ से जाएगी और खुद भी किसी चक्कर में पड़ जाएगी। बोल, क्या कहती है? तू कहता है तो चली जाऊंगी। शादा सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए रजामंद हो गई। सवेरे ही सवेरे चली जाऊंगी। ये बता, कपड़े ले आई? नहीं, दर्जी पिंड छोड़कर शहर चला गया। बुरा ना मान, कल शाम तक ठहर जा, मैं ज़रूर तेरे लिए कमीज सिलवा कर ले आऊँगी। धोती का क्या है, वो मेरी ले ले, वैसे चद्दर से भी काम चल जाएगा। अब ज़रूरत भी नहीं, मुझे अब जाना है। अभी रात रहती है, अंधेरे में निकल जाऊँगा। देख, सवेरे अपने खसम के पास चली जाना। तुझे कह तो दिया चली जाऊँगी, ज़रूर चली जाऊँगी। शादा ने भैंस की रस्सी पकड़ी और लाली को रोक कर बोली, बूरी को बांध लो, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी साथ चलूँगी। आज नहीं, अब तू मेरे साथ उस रोज़ चलेगी जिस रोज़ मैं तुझे भगा कर ले जाऊँगा। बकवास न कर, शादा मुंह बिगाड़ कर बोली। तू तो अड़ियल टट्टू है। लाली खुलकर मुस्कुराया। देख, इतना तो हुआ, कंजर से मुझे अड़ियल टट्टू बना दिया। सीढ़ी सीढ़ी नीचे उतर रही है। वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। लाली उस रास्ते की जाने बढ़ा जो रेल की पटड़ी की तरफ जाता था। उसी रास्ते से वो पहले भी जहांगीर आ चुका था और अब उससे बखूबी वाकिफ़ हो चुका था। वो जल्द से जल्द रहीमदाद के पास पहुंच जाना चाहता था। वो अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए बेताब था। अभी उसे खासा लंबा फासला तय करना था। रात ख़त्म होने में चंद घंटे रह गए थे। उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी, मगर वो 2-2.5 मील आगे गया था कि एक मोड़ पर करीब से आवाज़ आई, चौधरी, तेरे पास माचिस तो होगी? लाली सुनी अनसुनी करके आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उसने कदम बढ़ाया ही था कि एक शख्स अंधेरे से निकलकर उसकी जानिब बढ़ा। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो साइकिल पर सवार था। लाली ने धुंधली धुंधली चांदनी में फ़ौरन भांप लिया कि वो सादा लिबास में पुलिस का कांस्टेबल है। वो लंबे कद का दुबला पतला आदमी था। ढलती उम्र के बायस उसकी कमर ज़रा झुक गई थी। लाली ने टालने के लिए कहा, मेरे पास माचिस नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीता। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कांस्टेबल ने उसे जाने नहीं दिया। पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चौधरी, गाल तो सुन। लाली ठहर गया, मगर खामोश रहा। कांस्टेबल ने साइकिल एक तरफ खड़ी की और झुककर उसका चेहरा गौर से देखा। लगता है तुझे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? वो लाली को मुश्तबा नज़रों से घूरने लगा। लाली ने झट कहा, तुझे ऐसे ही शुबा हुआ, मैं तो इस पिंड में पहली बार आया था। उसने चाहा कि बढ़कर आगे निकल जाए, लेकिन कांस्टेबल ने उसका बाजू थाम कर रोक लिया। बात तो सुन। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर उसने पूछा, तू लाली तो नहीं है? नहीं, लाली ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, तुझे शुबा हुआ। मेरी नज़रें धोखा नहीं कह सकती, कांस्टेबल ने बड़े एतमाद से कहा। तू लाली है, पिछले दिनों जेल से निकल कर भागा है। तुझे कैसे मालूम हुआ मैं लाली हूँ? लाली ने तेवरी पर बल डालकर गुस्से से उसे देखा। खाली पीली थानेदारी जमाने खड़ा हो गया। मैंने थाने में तेरी तस्वीर देखी है, तू लाली ही है। कांस्टेबल ने लाली की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू मेरी नज़रों को धोखा नहीं दे सकता। 30 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते, एक से एक ऊंचा मुजरिम देखा है।
और एक ही नज़र में पहचान लिया। लाली ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप 10 रुपए का नोट धोती के डब से निकाला और कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ, ले इसे रख ले। कांस्टेबल ने 10 रुपए का नोट तो ले लिया, मगर साथ ही ये भी कहा, तेरे लिए तो 2000 रुपये का इनाम है, तेरा दूसरा साथी कहाँ है? लाली ने एक नोट और निकाला और कांस्टेबल को देकर बोला, मेरे पास अब सिर्फ रेल का किराया रह गया है, वो तुझे नहीं दूंगा। उसका लहजा तीखा हो गया। साथ ही ये भी सुन ले, मेरा रास्ता रोका तो यहीं लेटा दूंगा। लाली ने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली। हल्का सा झटका देकर हाथ का शिकंजा कसा तो अधेड़ में कांस्टेबल गैं गैं करने लगा। खाना खराब, मेरी गर्दन तो छोड़, मैंने कब तेरा रास्ता रोका? लाली ने उसे छोड़ दिया। वो अपनी गर्दन सहलाते हुए बोला, तेरे हाथ तो लोहे के लगते हैं, तूने तो मेरी गर्दन ही तोड़ दी थी। वो ज़रा सा रुका, जाएगा कहाँ? बेकार की टुटुर न कर। लाली ने उसे डांटा, नाराज ना हो, मैं तो तेरे ही भले की कह रहा हूँ। पुलिस की एक पार्टी ज़रा देर पहले उधर से गुजरी है, सब के सब मुसल्ला हैं, सूबेदार भी उनके साथ है। राउंड पर निकले हैं? लाली ने दरियाफ्त किया। उसके लहजे से तशवीश झलक रही थी। नहीं, कांस्टेबल अभी तक रुक रुक कर अपनी गर्दन सहला रहा था। परसों रात यूसुफवाला रेलवे क्रॉसिंग पर ज़बरदस्त डाका पड़ा। डाकुओं ने बस लूट ली, गोली भी चलाई। एक जख्मी अस्पताल जाते जाते रास्ते ही में चल बसा। जब से यह वारदात हुई है, पुलिस हर तरफ भाग दौड़ करती फिर रही है। वैसे मैं तो अपने भाई के पिंड जा रहा था, वो सख्त बीमार है। उसने तवक्कुफ किया। मुखबिरों ने बताया है डाकू इधर ही कहीं छुपे बैठे हैं। सूबेदार किधर गया है? कांस्टेबल ने शमाल की सिमत हाथ उठाकर बताया, पूरी पार्टी उधर गई है। लाली को भी उसी तरफ जाना था। वो उलझन में पड़ गया। उसे कोई दूसरा रास्ता मालूम नहीं था। कांस्टेबल ने उसे खामोश देखकर दरियाफ्त किया, तैनों कित्थे जाना है? जिधर पुलिस पार्टी गई है। पर तू तो स्टेशन जाएगा ना? हाँ, लाली ने इनकार नहीं किया। हालांकि उसे स्टेशन हरगिज नहीं जाना था, मगर वो ये ज़रूर जानता था कि कादिराबाद स्टेशन के करीब पहुंचकर उसे अपने ठिकाने पर पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। मेरी मान, तू इस तरफ से निकल जा। कांस्टेबल ने उस रास्ते से ज़रा हटकर एक तरफ इशारा किया। ये रास्ता छोटा है और तेरे लिए ठीक भी रहेगा। ऐसा कर, सीधा सीधा चला जा। आगे जाकर चो मिलेगा। ये बरसाती नाला चक 201 बी के नज़दीक से गुजरता है। वो गर्दन उठाकर सोचने लगा, चू यहाँ से 4 मील तो होगा। उस पर पहुंचकर ऐसा करना, उस पार ना जाना, चू के किनारे किनारे चला जाना। उस रास्ते पर झंगर है, झाड़ियाँ बहुत हैं, तुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। जहाँ चू मुड़ता है वहाँ से पूरब की तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ना। आगे जाकर नहर मिलेगी, वो कादिराबाद स्टेशन के नज़दीक से गुजरकर लोअर बाज दोआब से मिल जाती है। समझ गया? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। लाली तीवरी पर बल डालकर बोला, पर तुझे एक गल बता दूं? अगर 2000 इनाम चक्कर में तूने मुझे फंसवा दिया और मैं पकड़ा गया तो इतना समझ ले, मैं जेल से सीधा यहाँ आऊँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर लाली ने मुंह पर हाथ फेरा। मेरा नाम लाली है, इतना याद रखना। तू किस चक्कर में पड़ गया? मेरा नाम वाहिद है। इधर मुझे सब जानते हैं, पहले भी कई मुजरिम को पकड़वा चुका हूँ। 2 बार इसी चक्कर में जख्मी होकर अस्पताल भी गया। उन पर तुझसे ज़्यादा इनाम था, पर हर बार इनाम ऊपर वालों को मिला। किसी की वर्दी में 1 से 2 फूल लग गए, मुझे क्या मिला? कप्तान साहब ने हाथ मिलाया और कंधा थपथपाया। चलो छुट्टी हुई। मेरी तनख्वाह 20 रुपये से आगे न बढ़ी। 5 बच्चे हैं, घरवाली है और अंधी माँ है। उसका लहजा और तल्ख हो गया। ज़रा सोच तो, अपने पर क्या बीतती है। मेरी माँ अंधी है, ऊपर वालों की दोनों आंखें हैं, तब भी अंधे हैं। लाली बहुत मुतासिर हुआ। उसने कांस्टेबल की बातों पर एतबार भी कर लिया। डब से 10 रुपये का एक नोट और निकाला और कांस्टेबल को देकर बोला, ले ये भी रख ले, परवाह न कर, अपना काम चल जाएगा। वो सिमत बढ़ा जिधर कांस्टेबल ने जाने की हिदायत की थी। कांस्टेबल ने चलते चलते टोका, देखभाल के रास्ता चलना, इतना ध्यान रखना, डाकुओं की धाड़ भी इसी इलाके में है। लाली ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उस रास्ते पर चल पड़ा जो कांस्टेबल ने बताया था।
4-4.5 मील रास्ता तय करके वो बरसाती नाले पर पहुंचा और उसके किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। कांस्टेबल ने ठीक कहा था, उस रास्ते पर झाड़ियां ही झाड़ियां थीं, घनी भी और ऊंची भी। लाली झाड़ियों की ओट में तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता गया। वो मुड़ मुड़ कर चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखता भी जाता। पुलिस का भी खतरा था और डाकुओं से मुठभेड़ का भी धड़का था। एक घनी झाड़ी के करीब अंधेरे में 2 साए लहराए। लाली संभला भी न था कि किसी ने पीछे से उसे दबोच लिया। ऐसी मजबूती से गिरफ्त में लिया कि लाली बेबस हो गया। उसने गर्दन मोड़कर देखा, एक कवि हैकल नौजवान उसे दोनों हाथों से दबोचे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा है। आन की आन में उसी वज़ापता के 2 और नौजवान झाड़ियों से निकलकर सामने आ गए। वो ढीले डाले कुर्ते और खूब घेरदार शलवारें पहने हुए थे। एक के चेहरे पर ढाटा भी बंधा था। लाली फौरन समझ गया कि ये कौन है। ये वही डाकू थे जिन्होंने परसों रात रेलवे क्रॉसिंग पर बस लूटी थी। एक डाकू ने लाली से पूछा, कौन है तू? लाली ने गुस्सा देकर निकल जाना चाहा। स्टेशन जा रहा हूँ, मैंने मुल्तान के लिए गड्डी पकड़नी है। पीछे खड़े हुए डाकू ने, जो दोनों हाथों से लाली को जकड़े हुए था, ऊंची आवाज़ से कहा, मुझे तो पुलिसिया जान पड़ता है। मुखबिर होगा, दूसरे ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लाली ने इनकार में गर्दन हिलाई, नहीं। ठीक ठीक बता, कौन है? सामने खड़े हुए डाकू ने लाली के मुंह पर तड़ाक से थप्पड़ रसीद किया। लाली का एक गाल और कान झुंझुना के रह गए। आंखों तले अंधेरा छा गया। उसने बेबसी से कहा, यारो मारते क्यों हो? मैं सच सच बता दूंगा। उसने अपना गाल सहलाया। मेरा नाम लाली है, मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूँ। चंद लम्हे वो खामोश खड़े रहे। उनके अंदाज से ऐसा मालूम होता था कि उन्हें लाली की बात पर यकीन नहीं आया। एक ने शुबे का इज़हार करते हुए पूछा, इधर किस लिए आया है? पुलिस के डर से। पुलिस मेरी तलाश में है। 2000 का इनाम मेरी गिरफ्तारी पर रखा गया है। 2000 का इनाम? दूसरे ने हैरत से कहा, ओए फेरू, ये तो कोई ऊंची चीज़ लगता है। फेरू ने लाली के बाजू का गोश्त टटोला और उसकी मूंछ मरोड़कर ऊंची की। मुस्कुरा कर बोला, लगता भी जोरावर है। लाली ने आजिज़ी से कहा, यार मेरी कमर तो छोड़, मैं भागा नहीं जा रहा हूँ। फेरू ने ऊंची आवाज़ से कहा, आलम छोड़ दे से। आलम ने लाली को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। लाली गिड़गिड़ा कर बोला, जो पूछना है पूछ लो, अभी अंधेरा है, मैं स्टेशन चला जाऊंगा। मगर उन्होंने लाली को जाने नहीं दिया। उसे अपने नरगे में लेकर एक तरफ चल दिए। उन्होंने खुश्क बरसाती नाला अबूर किया और दूसरी तरफ पहुंचकर घने दरख्तों के एक झुंड की तरफ बढ़ने लगे। करीब जाकर लाली ने देखा, वहाँ भी 2 डाकू मौजूद थे। एक मिट्टी के तोदे पर दरख्त से टेक लगाए बैठा था। उसके पास 12 बोर की 2 नाली बंदूक रखी थी। अपनी आन बान से वो उनका सरगना लगता था। उसने लाली को देखकर दूर ही से पूछा, कौन है ये? फेरू ने जवाब दिया, ठीक से पता नहीं, कहता है जेल से निकल के भागा है। आलम बोला, ये भी कहता है इसकी गिरफ्तारी पर 2000 का इनाम है। सरगना ने लाली को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। सुना तो मैंने भी है कि पिछले दिनों 2 कैदी जेल से निकल भागे। उसने लाली से पूछा, जेल किस चक्कर में गया था? किसका खून किया था? लाली ने जवाब दिया, नहीं। डकैती की थी? नहीं। लाली ने इनकार में गर्दन हिला दी। फिर जेल क्यों हुई थी? कोई छोरी शोरी भगाई थी क्या? नहीं जी, मैं ऐसा काम नहीं करता। लाली ने आहिस्ता से कहा, साइकिल चुराई थी। तो वे छड्डो, इतनी बड़ी तोप चलाई। वो खिलखिला कर हंसा। अपने साथियों की जानिब मुतवज्जा हुआ। लो सुन लो, इस नेवले के जेल से भागने पर 2000 का इनाम रखा है। पुलिस की मत मारी गई है। उसने डपट कर लाली से कहा, ओए नेवले, इधर आ मेरे नज़दीक। लाली उसके पास चला गया। वो अपनी टांगों की तरफ इशारा करके बोला, ले मेरी टांगें दबा ले। लाली खामोशी से उसके नज़दीक बैठकर टांगें दबाने लगा। ज़रा देर खामोश रहने के बाद उसने आलम की जानिब मुड़कर देखा। रशीद बिल्ला अभी तक नहीं लौटा? आलम ने जवाब दिया, अब तो जी मुश्किल ही लगता है, उजाला हो गया है, शाम को आएगा वो। सरगना ऊंची आवाज़ से गरजा, तुम सभी चले आए? चारों तरफ पुलिस फैली है और तुम यहाँ खड़े हो? जाओ, जाकर होशियारी से इधर उधर देखते रहो, खतरा हो तो फौरन सीटी मारो। वो पास खड़े हुए डाकू से मुखातिब हुआ, फ़कीरे तू भी जा, किसी ऊंची दरख्त पर चढ़कर दूर दूर तक नज़र डाल लेना। सब चले गए, सिर्फ लाली रह गया।
वो गर्दन झुकाए सरगना के पैर दबाता रहा। ज़रा देर बाद उसने लाली को मुखातिब किया, नेवले। इस दफ़ा लाली भड़क उठा। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, देखो जी, मुझे नेवला शेवला मत कहो। डाकू ने झट बंदूक पर हाथ रखा, तीवरी पर बल डालकर चीखा, क्या कहा? लाली मरूब नहीं हुआ, गर्दन ऊंची करके गोया हुआ, मेरा नाम लाली है, नेवला नहीं। चल लाली ही सही, वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराया और बंदूक पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला, ये भी जान ले, मेरा नाम दाद मोहम्मद साहू है। 6 खून कर चुका हूँ, परसों रात वाला 7वां था। तू चोरी चकारी करने वाला मुझे क्या जाने, पुलिस जानती है मुझे। मेरे सर की बोली 5000 रखी गई है। ऐसी बात नहीं है साहू, मैं तुझे नहीं जानता। लाली उसके पैर दबाते हुए बोला, तुझे कौन नहीं जानता? मगर मुझे गिला है, पुलिस तो मुझे जानती है, तू नहीं जानता। जानता होता तो मेरा रास्ता ना रोकता। मुझसे तो तेनों कोई खतरा नहीं। अब तो जाला भी फैल गया, यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? दाद मोहम्मद साहू ने लाली को तीखी नज़रों से देखा। तूने तो अपना ठिकाना भी देख लिया, अभी तुझे नहीं जाने दूंगा। दिन यहीं काट ले, रात को अपने साथ निकल चलना। रशीद बिल्ला आ जाता तो मैं आज ही निकल जाता। मुझे उसी का इंतज़ार है, शाम तक आ ही जाएगा। लाली दिल ही दिल में पेचुताब खाता रहा और खामोशी से साहू के पैर दबाता रहा। ज़रा देर बाद साहू दरख्त से हटकर बैठ गया। ले ज़रा कंधे भी दबा दे, बहुत थक गया हूँ, रात भर राउंड पर रहा। पुलिस एक हाथ में है, अपने को भी चौकस रहना पड़ता है। वो चंद लम्हे आंखें बंद किए चुप बैठा रहा, फिर लाली से मुखातिब हुआ, लगता तू जीदार है। कहाँ पड़ गया चोरी चकारी में? क्या धरा है इसमें? पूछो, चुराया क्या? सिर्फ एक साइकिल। मिला क्या? 200 से भी कम, और सज़ा 2 साल से ऊपर ही हुई होगी। उसने कदरे तामुल किया। जी करे तो लग जा अपने साथ लाइन में, डकैती का मज़ा भी देख ले। लोमड़ी से एकदम शेर बन जाएगा, शेर। क्या समझा? डाके तो मैंने भी डाले हैं। राशन डिपो लूटा था, एक पेट्रोल पंप भी लूटा। लाली अपनी बात कहते कहते ज़रा सा रुका। पर उस वक़्त तो मुझे रहीमदाद के पास जाना है। कौन रहीमदाद? वही जो मेरे साथ जेल से फरार हुआ है। गोली मार उसे, अपनी सोच। ये नहीं हो सकता, लाली ने निहायत एतमाद से कहा। मैं उससे धोखा नहीं कर सकता। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन जब तक अपना इधर पड़ाव है तू नहीं जा सकता। दिन तो तुझे यहीं काटना पड़ेगा, रात को तेरे बारे में सोचूंगा। एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर ज़रा ही देर बाद लाली को इस दीगार से निजात मिल गई। दाद मोहम्मद साहू बोला, बस कर, नींद आ रही हो तो यहीं लेट जा, परवाह न कर, दोपहर की रोटी तुझे भी मिलेगी। लाली उठा और कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे गठड़ी सिराहाने रखकर लेट गया। रात भर का जागा हुआ था, नर्म नर्म झोंकों से आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वो गहरी नींद सो गया। सपहर को लाली बेदार हुआ। साहू खेस बिछाए बेखबर सो रहा था। सामने फ़कीरा बंदूक संभाले चौकस बैठा था। लाली भी उठकर बैठ गया। फ़कीरा उसके लिए खाना ले आया। बासी रोटी थी और इसके साथ सिर्फ प्याज और हरी मिर्च थी। अलबत्ता पीने को पानी गिलास भर को मिला। खाना खाकर लाली फिर लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आई। वो पड़ा करवटें बदलता रहा। फ़कीरा खामोश बैठा लाली को घूरता रहा। आलम एक बार आया, मगर साहू को सोता पाकर चुपचाप वापस चला गया। लाली पेशाब करने उठा। उसने कुछ दूर आगे जाना चाहा तो फ़कीरा भी बंदूक संभाले उसके पीछे पीछे चला। लाली ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। पेशाब करने के बाद अपनी जगह आकर लेट गया, मगर उसे ये अंदाज़ा हो गया कि इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। इस निगरानी से लाली सख्त परेशान हुआ। रात का जाना भी मुश्किल नज़र आया। उसी परेशानी में शाम हो गई। दाद मोहम्मद साहू बेदार हो गया, मगर उसने कोई बात नहीं की। कुछ देर बैठा अंगड़ाइयाँ लेता रहा। उसने पानी मंगवा कर पिया, बंदूक संभाली और अंधेरे में गायब हो गया। फ़कीरा जहाँ था वहीं बैठा रहा। लाली अब उठकर बैठ गया था। दरख्तों के नीचे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। 2-2.5 घंटे बाद साहू वापस आया। उसके हमरा फेरू भी था। दोनों खेस पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। वो इस कदर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे कि लाली ठीक से कुछ नहीं सुन सका। अलबत्ता उनकी बातों से उसे ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि रशीद बिल्ला अभी तक वापस नहीं आया और उसके न आने से साहू बहुत परेशान है। अंधेरा खूब गहरा हो गया था। हर चीज़ धुंधली धुंधली नजर आती थी। फेरू जा चुका था। फ़कीरा भी उसके साथ ही चला गया।
साहू अकेला बैठा था और सिगरेट सुलगाकर आहिस्ता आहिस्ता कश लगा रहा था। धुएं की तेज़ बू से लाली ताड़ गया कि वो चर्स भरी सिगरेट पी रहा है। लाली और साहू एक दूसरे से चंद गज के फासले पर बैठे थे, मगर दोनों खामोश थे। उसी दौरान सकनाले के उस पार से ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई ऊंची आवाज़ से बोल रहा हो। साहू ने सिगरेट बुझा दी और फौरन उठकर खड़ा हो गया। बंदूक उसके हाथ में दबी हुई थी। ज़रा देर बाद अंधेरे में कोई तेज़ तेज़ कदमों चलता हुआ आया। यह आलम था। साहू ने पूछा, आलम, ये आवाज़ें कैसे आ रही हैं? रशीद बिल्ले ने मरवा दिया। बात क्या है? ठीक ठीक बता। पुलिस ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। इंस्पेक्टर मुंह से भोंपू लगाकर बोल रहा है, कहता है हथियार डाल दो। ये कहकर आलम रुका, फिर गुस्से से चीखा, कहाँ गया वो हरामदा? मैंने पहले ही कहा था ये पुलिस का मुखबर है। ये कहता हुआ आलम अंधेरे में अटकल से आगे बढ़ा और लाली के करीब पहुंचकर उसने ज़ोर से कमर पर लात मारी। लाली बिलबिलाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो लाली को और मारता मगर साहू ने रोक दिया। रहने दे आलम, इससे बाद में निपट लेंगे। वो लाली से मुखातिब हुआ, यहाँ से हिला तो तेरे लिए फजूल एक कारतूस ख़राब करना पड़ेगा। मुझे एक कारतूस ख़राब ही कर लेने दे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। साहू ने डपट कर कहा, बकवास न कर, इस चिड़ी चोर को गोली मार, काम की बात कर। रशीद बिल्ला जाने किस चक्कर में फंस गया। राशन पानी अपने पास मुक गया है। हमें जो कुछ करना है आज ही करना होगा। कल पुलिस का घेरा तोड़कर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये बता, इंस्पेक्टर कितने हैं? चू के उस पार झाड़ियों के पीछे। आवाज़ वहीं से आ रही है, मैंने अपने कानों से सुनी है। ऐसा कर, फकीरे को मेरे पास भेज दे। तू मलंगी के साथ मोर्चा लगाकर इंस्पेक्टर की पार्टी पर फायर खोल दे। फिर उसे कह वो और दारा थोड़े थोड़े फासले से मोर्चे लगा दे। सिमट कर रहना, दूर दूर न बिखर जाना। फायर एक साथ खोलना, ऐसा लगे जैसे चारों तरफ से फायरिंग हो रही है। अब मैं चलूं? साहू जोर से धड़ा, बुरी गल तो सुन, छेती न कर वरना मरवा देगा। मैं फकीरे के साथ पीछे से पुलिस का घेरा तोड़कर निकलने की कोशिश करूंगा। माल पानी अपने साथ लेता जाऊंगा। जब मेरी तरफ फायरिंग हल्की पड़ जाए तो तुम चारों तेज फायरिंग करते हुए पीछे हटना शुरू कर देना और अंधाधुंध गोली चलाते हुए निकल जाना। मैं नहर की पुली के पास तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। हर बात पूरी तरह समझ गया? परवाह न कर, पुलिस से पहली बार टाकरा नहीं है, पहले भी बहुत गोली चली है। इस दफ़ा साफ निकल जाएंगे, राउंड भी अपने पास काफ़ी हैं। अब तू जा, फकीरे को भेज दे। आलम चला गया। साहू बंदूक संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। लाली ज़मीन पर सहमा हुआ पड़ा था। थोड़ी देर बाद वो उठा और साहू के करीब जाकर सफाई पेश करने लगा। सच कहता हूँ, मैं लाली ही हूँ, जेल से भागा हुआ कैदी। मैं पुलिस का मुखबर नहीं हूँ। न जाने कैसे मेरे बारे में तुझे शुबा हो गया। मेरी बात का यकीन मान, जैसी चाहे कसम ले ले। उसके लहजे में इल्तिजा थी। साहू बेनियाजी से बोला, मैं कब कह रहा हूँ तू लाली नहीं है? पुलिस का मुखबिर तो तुझे आलम बता रहा है। पता नहीं कैसे उसे तुझ पर मुखबर होने का शक हो गया। कोई बात तो ज़रूर होगी। मैं तो सुबह से तेरे सामने हूँ, कहीं गया भी नहीं। ये तो कोई बात न हुई। तेरा इधर आना ही कम शुबे की बात नहीं। तू कहता था स्टेशन जाना है। कौन सा स्टेशन? इधर कोई स्टेशन नहीं है, तूने खुद ही शुबा पैदा किया। लाली आजी से बोला, रब सौ मैं लाली हूँ, जेल से। साहू ने उसकी बात काटकर गुस्से से कहा, सुन लिया, तू लाली है, जेल से भागा हुआ कैदी है। मैंने तेरी बात सच मान ली। तू मेरा भेजा ना खा, बकवास बंद कर और चुप करके बैठ जा। लाली ने उसके बाद एक लफ्ज़ नहीं कहा, खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया। ज़रा ही देर बाद फकीरा आ गया। उसके पहुंचते ही साहू दरख्त के तने के पास अंधेरे में गया। वापस आया तो उसके हाथ में गठड़ी थी। उसने गठड़ी मजबूती से फकीरे की पीठ पर बांधी, मुड़कर लाली की जानिब देखा। इधर आ, तुझे भी मेरे साथ चलना है। लाली लरज़ उठा। इनकार की गुंजाइश नहीं थी। उसने लाठी वहीं छोड़ दी मगर अपनी गठड़ी नहीं छोड़ी। उसे बगल में दाबा और साहू के पास पहुंच गया। तीनों दरख्तों के नीचे घुप अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। लगभग 100 गज का फासला तय करने के बाद दाद मोहम्मद साहू ठहर गया, पलटा और मुंह में उंगलियां डालकर जोर से सीटी बजाई। सीटी बुलंद होते ही रात के सन्नाटे में बरसाती नाले के करीब गोलियां चलने की आवाज़ें गूंजने लगीं। साहू और फकीरा चुप खड़े रहे। लाली भी दम बखुद था। अक़ब में ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं। लाली ने साहू की पुश्त पर लटकी हुई फाजिल बंदूक देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा,
तेरे पास कार्बिन है, मुझे बंदूक दे दे, मैं बिल्कुल निहत्था हूँ, तेरी मदद भी कर सकूँगा। साहू ने उसकी जानिब देखे बगैर कहा, दे दूँगा, ज़रूर दे दूँगा। मगर उसने बंदूक दी नहीं। ज़रा ही देर बाद उसने लाली को हौले से धक्का दिया। आगे चल। लाली आगे बढ़ा। साहू और फ़कीरा अपनी जगह खड़े रहे। उन्हें अपने हमरा न पाकर लाली ठटका। पलट कर देखा। साहू ने डपट कर कहा, देखता क्या है, आगे बढ़। उसने लाली को कराबीन की सद पर रख दिया। लाली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। आगे पुलिस थी, पीछे साहू और फ़कीरा थे। इधर भी बंदूकें थी और उधर भी। लाली दोनों के बीच में था और बिल्कुल गैर मुसल्ला था। भागने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। उसकी पुश्त पर साहू और फ़कीरा बंदूकें थाने खड़े थे। वो डगमगाते कदमों से आगे बढ़ता गया। खुश्क पत्ते उसके पैरों के नीचे आहट पैदा करते रहे। जैसे ही वो दरख्तों से निकलकर खुली जगह आया, सामने से पुलिस ने बंदूकों से बाड़ मारी। गोलियां चीखती हुई चली। लाली धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। फायरिंग मुसलसल होती रही। गोलियां लाली के सर पर से, सीने पर से, टांगों पर से सनसनाती हुई गुजरती रही। वो दम साधे पड़ा रहा। मौत उसके चारों तरफ मंडलाती रही। वो रुक रुक कर सांस लेता रहा। साहू और फ़कीरा ने जवाबी फायरिंग नहीं की। कुछ देर बाद पुलिस ने गोली चलाना बंद कर दी, लेकिन बरसाती नाले के आसपास फायरिंग पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई। लाली को कुछ पता नहीं था कि कोई गोली उसके जिस्म के किसी हिस्से में लगी भी है या नहीं। उसे सिर्फ इस कदर होश था कि वो जिंदा है। लाली की समझ में ये बात भी ना आई कि साहू ने उसे तन्हा आगे क्यों बढ़ाया और उसे पुलिस की गोलियों की बौछार में बिल्कुल सामने क्यों कर दिया। अपने मंसूबे के मुताबिक न उसने जवाबी फायरिंग की, ना ही पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की। लाली ज़रा देर दम साधे पड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ दरख्तों की जानिब बढ़ने लगा। आखिर वो दरख्तों तले अंधेरे में आ गया। पुलिस ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। मगर अब लाली फायरिंग की जद से बाहर था। साहू और फ़कीरे ने इस बार भी पुलिस के जवाब में गोली नहीं चलाई। लाली उठकर खड़ा हो गया और तेज़ी से एक तरफ भागा। वो फायरिंग की जद से ज़्यादा दूर चला जाना चाहता था। कुछ फासले पर पहुंचने के बाद वो ठहर गया और एक दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि गठड़ी अभी तक उसके हाथ में दबी है। पुलिस रुक रुक कर फायरिंग करती रही। लाली ने अपने बहुत करीब चाप सुनी, साथ ही धीमे लहजे में बातों की आवाज़ें भी उभरी। लाली मारा गया, ये फ़कीरे की आवाज़ थी। फ़कीरे के साथ साहू था। वो कह रहा था, उसे तो मारा ही जाना था, आगे भेजा इसीलिए था। देख पुलिस कैसे चक्कर में आ गई। पुलिस अभी तक उसी तरफ गोली चला रही है। चलाने दे, चलाने दे। अपने लिए उधर का रास्ता साफ हो गया। चला, आ मेरे पीछे पीछे। दोनों दबे दबे कदमों आगे बढ़ गए। लाली सांस रोके खड़ा रहा। उनकी आहट रफ्ता रफ्ता दूर होती गई, फिर ख़त्म हो गई। थोड़ी देर बाद इस तरफ भी गोलियां गूंजी जिधर साहू और फ़कीरा गए थे। लाली की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किधर जाए। हर सिमत गोलियां तड़ातड़ चीख रही थी, मगर ठहरना भी ख़तरनाक था। उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहिए था। वो चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखता हुआ एक तरफ बढ़ा और कुछ दूर तक बढ़ता गया। वो अंधेरे में किसी चीज़ से टकरा कर गिरते गिरते बचा। उसी वक्त दूर से टॉर्च की रोशनी उभरी। लाली ने देखा कि फेरू खून में लथपथ पड़ा है। वो मर चुका था। टॉर्च बुझ गई, मगर उसके साथ ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लाली झट ज़मीन पर गिर पड़ा। गोलियां सनसनाती हुई उसके बराबर से गुजरती रहीं। करीब ही फेरू की लाश पड़ी थी। चांद निकल आया था, मगर आसमान पर गुबार इस कदर गहरा था कि चांदनी बहुत फीकी और धुंधली पड़ गई थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। लाली ज़्यादा देर उस जगह नहीं ठहरा। जैसे ही फायरिंग ज़रा थमी, वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ तेज़ी से भागा और दूर तक भागता चला गया। दरख्तों के नीचे से निकलकर बाहर आ गया, मगर ये देखकर हवास बाख्ता हो गया कि धुंधली चांदनी में एक कांस्टेबल ऐन उसके सामने खड़ा है। कांस्टेबल भी उसे देखकर भौंचका रह गया। लाली सरासीमा होकर ठटका। ज़रा होश ठिकाने आए तो तेज़ी से दौड़ता वो सामने की झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों की ओट में कुछ दूर आगे गया था कि उसने सुना कांस्टेबल कह रहा था, नहीं जी, वो लाली ही था।
कांस्टेबल वाहिद ने जो कपड़े बताए थे वही पहने हुए था। मेरे सामने बिल्कुल इस तरह खड़ा था जैसे तुम खड़े हो। तुमने झपट कर दबोच न लिया? मौका ही नहीं दिया उसने, छल्लावे की तरह निकल गया। पर जाएगा कहाँ? लाली उनकी बातें सुनता, झाड़ियों में दुबकता, घबराया हुआ अंधेरे में तेजी से चलता रहा। 50-60 गज फासला उसने जल्दी जल्दी तय कर लिया। इसके आसपास गहरी खामोशी थी, लेकिन बरसाती नाले की तरफ अभी तक रुक रुक कर गोलियां चल रही थी। चलते चलते वो एक तरफ मुड़ा तो करीब से भारी भारी बूटों की आहट उभरी, साथ ही आवाज़ भी आई, मोहम्मद खान। इधर अंधेरे में झाड़ियों तले कोई सफ़ेद चीज़ हिलती नजर आती है। लाली ने झट रास्ता बदल दिया और तेज़ी से भागा, मगर एक झाड़ी से उसकी धोती ऐसी उलझी कि वो नंगा हो गया और वहीं दुबक कर बैठ गया। उसने हौले हौले धोती झाड़ी से अलहदा की। दब से नोट निकल कर गिर गए थे। उन्हें टटोल टटोल कर इकट्ठा किया और धोती के पल्लू में बांध लिया, मगर धोती दोबारा नहीं बांधी, बल्कि जल्दी जल्दी कमीज भी उतार दी। कमीज और धोती सफ़ेद थी, उनका उजलापन अंधेरे में दूर से झलकता था। लाली ने जूते भी उतार दिए। जूतों से आहट पैदा होती थी। उसने धोती के साथ कमीज और जूते भी गठरी में बांध लिए। अब वो मादरदाद ब्राह्मणा था। कुछ देर वो झाड़ियों के नीचे दुबका बैठा रहा। जब कदमों की आहट दूर हो गई तो उसने गठरी बगल में दबाई और झाड़ियों के दरमियान छुपता छुपाता आगे बढ़ा। उसे पुलिस वालों की चाप बराबर सुनाई दे रही थी। कभी चाप करीब आ जाती, कभी दूर हो जाती। कई मिनट तक वो इसी तरह झाड़ियों की ओट में चलता रहा, बार बार रास्ते बदलता रहा। कहीं कदमों की रफ्तार तेज कर देता, कहीं झाड़ी की आड़ लेकर दुबक जाता। झाड़ियों में कांटों की बहुतायत थी। लाली के ब्राह्मणा जिस्म पर कांटों से जगह जगह खराशें पड़ गईं। खून रिसने लगा, मगर इस ब्राह्मणगी से उसे ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वह अंधेरे में घुल मिल गया। पुलिस के लिए उसका सुराग लगाना मुश्किल हो गया। चलते चलते वो ऐसी जगह आ गया जहाँ जंगल ख़त्म हो गया था, साथ ही झाड़ियों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। सामने चटियल मैदान था और उससे आगे किसी कदर बुलंदी पर दरख्तों का झुंड था। दरख्तों की आड़ से जर्द जर्द रोशनी का एक धब्बा नजर आ रहा था। लाली ने चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा और सरपट भागा। वो मैदान से गुजरता हुआ बुलंदी की जानिब लपका। दूर से कोई चीखा, ठहर जा लाली, मगर लाली ठहरा नहीं। दोबारा और ज़्यादा ज़ोर से चीखने की आवाज़ उभरी, ठहर जा नहीं तो गोली चला दूंगा। लाली फिर भी न ठहरा। गोली गहरे सन्नाटे में ज़ोर से गूंजी और लाली के सर पर से सनसनाती हुई गुजर गई। लाली ने बदहवास होकर अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। लाली एक घने दरख्त पर बंदर की तरह फुर्ती से चढ़ गया। कुछ देर शाखों की ओट में दुबका बैठा रहा और चौकन्ना नज़रों से मुड़ मुड़ कर देखता रहा। जब दरख्त के आसपास कोई नज़र न आया तो वह एक मजबूत डाल से चिमट कर आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकने लगा। उसने डाल को दोनों हाथों से थामा, टांगे नीचे लटकाई, बंगले की चारदीवारी पर पैर टिकाए और निहायत होशियारी से नीचे उतर गया। बंगला सामने ही था। बंगले की एक खिड़की से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी। वो पौधों और झाड़ियों की आड़ लेता, दबे दबे कदमों चलता, सीधा उस खिड़की पर पहुंचा जिससे रोशनी झलक रही थी। उसने शीशे से करीब होकर अंदर झांका, वहाँ कोई न था। खिड़की का एक शीशा चटका हुआ था। लाली ने उंगली फंसाकर शीशा निस्फ से ज़्यादा तोड़ दिया, मगर टूटे हुए शीशे की तेज धार से उंगली कट गई। खून बहने लगा। उसने उंगली होंठों में दबाकर खून चूसा और गर्दन झुकाकर ज़मीन पर थूक दिया। टूटे हुए शीशे के अंदर जल्दी से हाथ डाला और चटकनी खोल दी। आहिस्ता से खिड़की का एक पट हटाकर रास्ता बनाया, ऊपर चढ़ा और अंदर कूद गया। सामने मेज़ पर लैंप रखा था। उसकी हल्की हल्की रोशनी में हर चीज़ नज़र आ रही थी। लाली सरासिमगी के आलम में इधर उधर देखने लगा। चारदीवारी के उस पार आहट उभर रही थी, साथ ही ज़ोर ज़ोर से सीटियां भी बजने लगीं। लाली और सरासीमा हो गया। उसने बंगले के बैरूनी फाटक के खुलने की आवाज़ सुनी। वो बदहवास होकर आगे बढ़ा और एक कुर्सी से टकरा कर गिरते गिरते बचा। कुर्सी उलट गई। कुर्सी उलटने से आवाज़ पैदा हुई, साथ ही सामने का दरवाज़ा खुला। एक शख्स धारीदार गवन पहने दरवाजे से नमदार हुआ। वो गोरा चिट्टा दोहरे बदन का आदमी था। चेहरे पर भूरी भूरी पुरवकार मूछें थी। उम्र 44-45 के लगभग थी। उसके हाथ में पिस्तौल दबा था, दूसरा हाथ गाउन की जेब में था। उसने हैरत से आंखें फाड़ कर लाली को देखा। लाली उसके सामने बिल्कुल नंग धड़ंग खड़ा था। सर के बाल गर्द से अटे हुए थे, जिस्म पर भी गर्द ही गर्द थी। जगह जगह आड़ी तिरछी खराशें भी थी।
होंठों के नीचे ताज़ा ताज़ा खून का धब्बा था जो ठोड़ी से नीचे तक चला गया था। वो शख्स लाली की ये हालत देखकर घबराए हुए लहजे में बोला, कौन है तू? अंदर कैसे आ गया? अभी उसने अपना जुमला पूरा ही किया था कि बंगले के बाहर ज़ोर ज़ोर से बोलने की मिली जुली आवाज़ें उभरी। लाली दहशतज़दा होकर बोला, वो पुलिस। घबराहट में पूरी बात न कह सका। खौफ और भागदौड़ से उसकी सांस फूली हुई थी। वो हाँप रहा था। क्या पुलिस तेरा पीछा कर रही है? लाली ने इकरार में गर्दन हिला दी। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, पुलिस तेरा पीछा क्यों कर रही है? लाली गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। नंगा धड़ंगा खाक से हटा हुआ लाली धुंधली रोशनी में बड़ा मिस्कीन नजर आ रहा था। उस शख्स ने उसे मुस्कुरा कर देखा और तसल्ली देने के अंदाज में कहा, ठीक है ठीक है। उसने ज़रा तामुल किया, यहीं खड़ा रहे, मैं अभी आता हूँ। वो जिस कमरे से निकला था फिर उसमें चला गया। लाली एक गोशे में दुबक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कमरे में हर तरफ ऊंची ऊंची अलमारियां हैं। अलमारियों के शीशों के पीछे तरतीब से रखी हुई तरह तरह की किताबें नजर आ रही थीं। एक तरफ बड़ी सी झलकती हुई मेज़ थी। मेज़ पर लैंप रोशन था। उस पर दूधिया सरपोश था जिसने रोशनी धीमी कर दी थी। मेज़ पर कागजात और चंद मोटी मोटी किताबें रखी थीं। बंगले के फाटक पर आवाज़ें बंद हो गई थी। लाली हनूस खामोश खड़ा था। कई मिनट गुजर गए। लाली ने इस खिड़की की जानिब देखा जिसे फांद कर वो कमरे के अंदर आया था। खिड़की का एक पट अभी तक खुला हुआ था। वह आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की जानिब बढ़ा। इस इस्ना में बंगले के सदर दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ सन्नाटे में उभरी। लाली ठहर गया। वो दम बखुद और सहमा हुआ था। कई मिनट इसी आलम में गुजर गए। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वो शख्स कमरे में दोबारा दाखिल हुआ। उसने तीखी नज़रों से लाली को देखा, गुस्से से डांटा, कपड़े तो पहन ले। लाली ने मुंह से एक लफ्ज़ न निकाला। चुपचाप गठरी खोली और धोती निकालकर कमर के गिर्द बांधने लगा। उस शख्स ने पूछा, क्या तू जेल से भागा हुआ कैदी है? हाँ जी। लाली ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई। मैंने तुझे पुलिस से बचा लिया है इसलिए कि मैंने तुझसे वादा किया था। उसने लाली को नज़र भर कर देखा। मैं मियाँ हयात मोहम्मद खान वट्टू हूँ, तू मेरी पनाह में है। लाली ने नज़रें नीचे करके आहिस्ता से कहा, आपने जी मुझ पर बहुत एहसान किया। उसके लहजे में आजिज़ी थी। बात यह है जी। हयात मोहम्मद ने उसकी बात नहीं सुनी। रौब और दबदबे से बोला, तुझसे सुबह बात होगी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर उसने उंगली के इशारे से लाली को अपने करीब बुलाया, मेरे साथ आ। वो आगे बढ़ा। लाली उसके पीछे पीछे चला। कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोनों राहदारी में दाखिल हुए और कुछ दूर जाकर एक दरवाजे के सामने ठहर गए। दरवाज़ा खुला था। हयात मोहम्मद खान वट्टू ने लाली से कहा, अंदर जाकर सो जा, दरवाज़ा बंद कर लेना, अब तो बिल्कुल महफूज है। लाली अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये मुख्तसर सी कोठड़ी थी। एक दीवार की बुलंदी पर रोशनदान था। इस पर लोहे की मोटी मोटी सलाखें जड़ी हुई थी। रोशनदान से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। लाली दरवाजे के पास खामोश खड़ा रहा। रफ्ता रफ्ता उसकी नज़रें कोठड़ी के अंधेरे से मानूस हो गईं। उसने देखा दीवार के साथ ऊंचा चबूतरा है। लाली ने उस पर हाथ फेरा। चबूतरा साफ सुथरा था। वो खामोशी से चबूतरे पर बैठ गया। उसने गठड़ी सर के नीचे रखी और टांगे फैलाकर लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आई। वो चुप लेटा रहा। घंटे सवा घंटे बाद वो चबूतरे से नीचे उतरा, गठड़ी बगल में दबाई, हौले हौले चलता हुआ दरवाजे पर पहुंचा और कान लगाकर सुनगुन ली। हर तरफ गहरा सुकूत था। वो चंद लम्हे दरवाजे के करीब बुत बना खड़ा रहा। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ा के दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था।